गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा जो लास्ट तिलक से संबंधित जो हमारा लास्ट वीडियो है उसकी चर्चा कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। और उसमें कोई इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आपके जो एक और आता है वो आता है तिलक और गोखले में क्या अंतर है, या दोनों को लेकर तुलनात्मक रूप से प्रश्न पूछा जाता है, या कई बार जानकारी आपको होनी चाहिए कि तिलक और गोखले में क्या बेसिक डिफरेंस रहे कि दोनों साथ साथ रहते हुए भी, साथ साथ काम करते हुए भी दोनों में किसी प्रकार की कोई साम्यता स्थापित नहीं हो पाई। सीधी सी बात है, जिस तरह से आज हमारी क्योंकि बताने का उद्देश्य ये है कि आज भी कांग्रेस में विरोध हो रहा है। आज भी कांग्रेस में पत्र लिखकर सोनिया गांधी की नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी की क्षमताओं का तो आपको पता है ही, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरा यहाँ बताने का उद्देश्य ये है कि वो जो कांग्रेस वहाँ जो समस्याएं थी उस समय, वैसी ही समस्याएं आज भी हैं। हर पार्टी में हो सकती हैं, जितनी पुरानी पार्टी है उसी तरह से। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। क्योंकि एक प्रश्न आ ही जाता है 150 शब्दों के लगभग। तो पहला जो उत्तर है वो हम उसकी बात कर रहे हैं विचार पद्धति। जो सबसे पहला जो अंतर है वो इसी बात को लेकर है कि गोखले जहाँ उदारवादी होने की वजह से उनको पश्चिमी जो सभ्यता और संस्कृति थी राजा राममोहन राय की तरह, वो उन्हें अच्छी लगती थी या वो उसे बेहतर मानते थे उस तात्कालिक परिस्थितियों में। जबकि तिलक क्या है, तिलक प्राचीन भारतीय संस्कृति का समर्थन करते हैं, जबकि तिलक वाहक व पोषक रहे। अर्थात वे किसी तरह के मिक्सअप के लिए तैयार नहीं थे कि भारतीयों में और उनमें भारतीय संस्कृति में किसी प्रकार से जो पश्चिमी संस्कृति है उसका मिक्सअप हो। पश्चिमी संस्कृति का मिश्रण नहीं चाहते थे। तिलक भारतीय दर्शन या भारतीय चिंतन पद्धति अब एजुकेशन का, चाहे एजुकेशन को लेकर उनके विचार हों, चाहे शिक्षा को लेकर, चाहे आर्थिक मामलों को लेकर, या किसी भी अन्य प्रकार से होकर,
जहां तक तिलक की बात, गोखले की बात है, गोखले उदारवाद को भारतीयों से जोड़कर आर्थिक और राजनीतिक विकास करना चाहते थे। आर्थिक व राजनीतिक विकास करना चाहते थे भारतीयों का। ये मैं आपको पहले ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं ये इस पर ज़्यादा जाऊंगा नहीं। जबकि तिलक भारत की गौरवमयी जो संस्कृति है, गौरवमयी परंपराओं को केंद्र मानकर आर्थिक व राजनीतिक विकास करना चाहते थे। क्योंकि उनका वो ये एग्जाम्पल देते थे कि रोमन साम्राज्य नष्ट हो गया है, अगर वो इतना ही बेस्ट होता, इतना ही अच्छा होता, तो भारतीय संस्कृति या सभ्यता की तरह वो आज भी निरंतर काम कर रहा होता, या भारतीय के लिए उस या अंग्रेजों के माध्यम से उस संस्कृति का पालन पोषण किया जाना आसान था, तो भारतीय उस संस्कृति के अनुरूप वैसे के वैसे हो जाते थे। तिलक कहते थे कि भारत में ये जो सभ्यताएं हैं, ये ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश सभ्यताओं से पहले भारत में सभ्यता या जीवन, सांस्कृतिक जीवन का प्रारंभ हो चुका था। अगर इतनी श्रेष्ठ होती तो शायद जीवन की शुरुआत या संस्कृति या सभ्यताओं का विकास ब्रिटेन में हुआ होता या पश्चिम में हुआ होता, जबकि ऐसा नहीं हुआ। ऐसा मानना है किसका? तिलक का। तो तिलक कहीं ना कहीं से पूरी तरह से भारतीय परंपराओं में, भारतीय रीतियों में, नीतियों में विश्वास करने वाले या आस्था रखने वाले आस्थावान पुरुष थे। जबकि गोखले जो है वो समय के अनुसार, समय के आधार पर या तात्कालिक परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ चीज़ को प्राप्त करने के लिए और भारतीय के लिए उपलब्ध कराने की नीति का पालन कर रहे हैं। हो सकता है दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हो, लेकिन बहुसंख्य लोगों को किस तरफ जाना है, इस तरफ, या बहुसंख्य लोगों का मानना, भारतीयों का किस दिशा में मानना है, ऐसा तिलक के अनुसार देखना पड़ेगा। आगे चलें आप। जो तीसरा है वो ये कहते थे कि जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन को तिलक दिव्य वरदान मानते थे। गोखले दिव्य वरदान मानते थे। क्योंकि उनका मानना था कि कहीं ना कहीं से अंग्रेज भारत आए और भारत आकर उन्होंने शासन स्थापित किया, तो कहीं ना कहीं इसमें ईश्वर का कोई मंतव्य होगा, या ईश्वर की तरफ से दूत या किसी भी जो मान्यता हो सकती है ईसाई मिशनरियों की तरह, उनका भी ये मानना था कि उन्होंने भेजा। और दूसरा कारण क्या था? उनका मानना था कि इससे भारतीयों को लाभ हुआ है। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन के कारण भारतीयों को कहीं ना कहीं लाभ हुआ है। यानी उनका यहां मानना था तकनीकी लाभ की तरफ से। और चाहे तो इसमें और ऐड कर लें, न्यायप्रियता, अत्यधिक विश्वास रखते थे मिस्टर गोखले। जब हम गोखले पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 7 बार वो इंग्लैंड गए थे, 7 बार लगभग।
और सातों बार उनको यही कहा गया कि आप कानून बनाइए, आप हमको बताइए हम किस तरह के कानून भारतीयों के लिए बना सकते हैं। यानी भारतीयों के लिए कानून निर्माण का काम या संवैधानिक प्रावधान तैयार करने का काम कौन कर रहा है? गोखले, या गोखले की सहायता वहाँ पर ली जा रही है। ठीक है ना, आगे चले तीसरे में। इधर तिलक जी का तीसरा अंतर जो इधर चल रहा है वो देखें आप। तिलक ब्रिटिश शासन को क्यों मानेंगे? क्या अंग्रेजों के आने से पहले भारत में न्याय नहीं होता था क्या? या भारत में अवतारवाद जो था उसको तो अंग्रेज कहते हैं कि मतलब गोखले की तरफ से कह रहा हूँ मैं तो, कि अंग्रेज तो कहते थे कि अवतारवाद कुछ नहीं होता है, गॉड ये वो ये मत करो, ये तो अंधविश्वासी हैं, सांपों का देश है भारत, ऐसे ऐसे कई वर्गोक्ति भारत के बारे में कहते थे। तो फिर वही बात तिलक जब गोखले कहने लगे कि दिव्य वरदान है, तो अब कहाँ चले गए उनकी लॉजिक की बात जो अंग्रेजी सभ्यताएं कर रही हैं, विज्ञान की बात कर रही हैं, तो वरदान तो है ही नहीं उनकी संस्कृति में, कहाँ से होते हैं वरदान? वरदान तो भारतीय संस्कृति के वाहक हैं, वहाँ होने चाहिए। तो यहाँ पर ब्रिटिश शासन को किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं देते हैं। तिलक का मानना है कि उनका मानना था, क्या मानना है उनका, कि भारत में अंग्रेजी शासन के कारण मात्र हानि हुई है। अब वो हानि चाहे आर्थिक आधार पर हुई हो, राजनीतिक आधार पर हुई हो, सामाजिक आधार पर हुई हो, या किसी अन्य प्रकार से, जितने भी हमारे जो लघु या कुटीर उद्योग थे वो सारे समाप्त हो गए हैं। जो हमारी टेक्नोलॉजी थी उसको कहीं ना कहीं हानि पहुंचाई है इन्होंने। हमारा जो सामाजिक ढांचा था उसको नष्ट या छिन्न भिन्न कर दिया। इस तरह की जो बातें कर रहे हैं वो तिलक कह रहे हैं कि जो गोखले कह रहे हैं कि दिव्य वरदान है, ऐसा दिव्य वरदान हमें नहीं चाहिए। हम कहीं से भी इसे दिव्य वरदान नहीं मानते हैं। न्यायप्रियता तो ठीक है, सब में ही होता है, लेकिन न्यायप्रियता के लिए ब्रिटिश न्यायाधीशों की बजाय ब्रिटिश न्यायाधीशों की अपेक्षा तिलक पंचायतों का समर्थन करते हैं, पंचायत न्यायालयों का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो ये अंतर चलते आ रहे हैं। और अब मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन दोनों में से एक बड़ा प्रश्न जरूर आएगा, तो दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो बड़ा अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। और इसके साथ ही हम अपने उत्तर को बेहतर बनाने के लिए दोनों के जो आंकड़े हैं उनको साथ लेकर एक अच्छा निबंधात्मक प्रश्न बना सकते हैं। इसलिए दोनों को साथ साथ पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट मैं इसको ही पढ़ाऊँगा आपको, तो आप उसको देखें, जो आंकड़े हैं उनको लिख कर रखें माइंड में भी और कॉपी में भी। आगे चलें। फोर्थ जो अंतर आता है इन दोनों की सोच में, समझ में, वो सुधार को लेकर आता है, क्रमिक सुधार को लेकर। गोखले सुधारवादी थे, यानी उनका मानना था कि भारतीय व्यवस्था में अत्यधिक कमियां हैं और उन कमियों को वो इसके लिए गोखले क्रमिक सुधार भारतीय व्यवस्था में करना चाहते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत
मेरे कहने का मतलब ये सब हमने यहाँ पढ़ा हुआ है, अभी जब मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। ब्रिटिश सम्राट या ताज मुकुट, डोमिन, अधिराज्य स्थापित करने का समर्थन करते थे। जिसका प्रशासन भारतीयों के द्वारा चलाया जाएगा। भारतीयों के हाथ में होगा। ठीक है, आगे चले। जबकि तिलक क्या है, तिलक की जो मानसिकता है वो कट्टरवादी है, वो कहीं से भी सुधारवादी नहीं है, क्रम से चलने के लिए। आगे देखें आप इसमें, तिलक भारतीय पद्धति में ये जो व्यवस्थाएं थी वहां गुंजाइश नहीं देखते थे। इसका मतलब, क्योंकि मैंने पहले ही बताया उनका लक्ष्य किसको था, उनका लक्ष्य था पहले राजनीतिक सुधार को, पहले प्रशासन के जो मुखिया हैं उसको बदला जाए, उसके बाद बाकी सुधार तो हम कर लेंगे। इसका मतलब यहाँ पर सुधार की गुंजाइश नहीं है, मतलब वो जो व्यवस्थाएं थी भारत में चली आ रही थी वो बेस्ट थी, और अगर करना भी है तो पहले राजनीतिक परिवर्तन यानी तिलक पूर्ण स्वराज्य का समर्थन करते थे। वे ब्रिटिश शासन से मुक्ति की मैंने ये बताया प्रारंभ में, परंतु कुछ समय के लिए परंतु बाद में उन्होंने भी अधिराज्य का समर्थन किया। जिसमें उनकी प्रारंभिक मान्यता नहीं थी। इसका मतलब दबाव में प्रारंभिक मान्यता नहीं थी। आप समझ रहे हैं कि ये जो विषय है ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन अब आप यह समझ सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ दबाव में, और वो दबाव क्या था कि भारतीयों पर, भारतीयों के द्वारा ही इन जैसे या इनके जो समर्थक थे उनके द्वारा दबाव डाला जा रहा था, या ब्रिटिश सरकार का क्या किया जा रहा है, यहाँ पर समर्थन किया जा रहा है। जब ब्रिटिश सरकार का एक घर का एक सदस्य तो किसी व्यक्ति का समर्थन कर रहा है और एक ही उसी व्यक्ति का विरोध कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो विरोध कमजोर पड़ जाता है। तो उस कमजोर होते विरोध को गति देने के लिए या उसको रोकने के लिए या उसको अंग्रेजों के समर्थन में झुकाव ज़्यादा ना हो जाए, उसको रोकने के लिए उन्होंने भी ऐसा कह दिया कि आप यहाँ रहें लेकिन प्रशासन हमारे हाथों में दें। तो प्रारंभ में अंतर था और दबाव के कारण, तो इसलिए इसको अंतर में काउंट हम कर सकते हैं। आगे देखें आप, गोखले के जो साधन है वो थोड़े से सद्भावनाओं से जुड़े हुए। गोपाल कृष्ण गोखले जिन साधनों में विश्वास करते हैं वो कांग्रेस के साधन है एक तरीके से, क्योंकि ये भी उदारवादी है। उनका विश्वास
प्रार्थना पत्र, अनुनय, विनय, प्रतिनिधि मंडल या प्रतिनिधि मंडल या प्रतिनिधि भेजने में था। किसी भी प्रकार की उग्रता तिलक ने नहीं किया। हालांकि तिलक कैसे हैं? संवैधानिक व सद्भावना पूर्वक सुधारों का समर्थन करते थे। अब ये उस समय की आवश्यकता मान लीजिए या वास्तव में शिक्षित व्यक्ति के माध्यम से किए जाने वाले प्रयास मान लीजिए, इनको बहुत भारत में समर्थन मिला बाद में, या भारतीयों की मानसिकता जो थी वो कुल मिलाकर ऐसी थी, वो उग्र या सशस्त्र विद्रोह में लंबे समय तक कारगर नहीं हो सकते थे, कार्य नहीं कर सकते थे। ठीक है, आगे देखें आप। इसके विपरीत आपके जैसे उत्तर आएगा, उसलिए बातें हमने पहले कर ली हैं, आप एक एक चीज़ को और ध्यान से समझ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले एक बार आप जब माइंड में स्थापित कर लेते हैं, तो एक बार मैंने बताया कि आप किसी सेंटेंस को बड़ा और छोटा करने की कैपेबिलिटी अगर रखते हैं तो आप बड़ी आसानी से उत्तर को विस्तार भी दे सकते हैं, उसका संक्षिप्तीकरण भी कर। इसके विपरीत तिलक उग्रवादी विचारधारा के थे, उनके साधन वैधानिक तो थे, परंतु ब्रिटिश सत्ता के अनुकूल नहीं थे। जिनमें कौन कौन से थे? बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, शामिल थे। इसके अतिरिक्त वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जन जागृति के माध्यम से आंदोलन का समर्थन करते थे। अब इन दोनों में बेसिक अंतर ये हो जाता है कि ये उनके घर में जाकर उनके तौर तरीकों से ही उनको परिवर्तित करना चाह रहे हैं। कानून के माध्यम से प्रतिनिधि मंडलवाद रखकर उनके तथ्यों को अपने तर्कों से काटकर या अपने तर्कों से भारतीय जनमानस के बारे में अंग्रेजों को समझाकर, इस तरह की इनकी मानसिकता रहती थी। मैंने बताया कि हावभाव आयोग राव, वेल्वी आयोग राव, ये 2-3 आयोग ऐसे थे जहाँ पर गोखले के द्वारा सबूत रखे गए, साक्ष्य रखे गए, तर्क प्रस्तुत किए गए भारतीयों के परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए। इसके अलावा इन्होंने श्रमिक सुधार के लिए भी कुछ सुझाव ब्रिटिश सरकार को दिए थे। मतलब इनका जो रवैया था वो अंग्रेजों के तौर तरीकों को समझकर उन तौर तरीकों के आधार पर परिवर्तन लाने का रहा। जबकि इनका जो तरीका था वो, जैसे हमने पहले बात की कि न्यायप्रियता में विश्वास नहीं करते थे, मतलब अंग्रेजी पद्धति में या अंग्रेजों में इनका विश्वास नहीं था। तो ये उन्हें उनके तरीकों से समझाने की बजाय भारतीय तरीकों से उन पर दबाव बनाने का काम करते थे। ये सारी जो नीतियाँ हैं वो अंग्रेजों पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने का काम करती थी। तो इसीलिए उस इंग्लिश गवर्नमेंट पर जो प्रेशर डेवलप करना चाहते थे मिस्टर तिलक, उस
प्रेशर डेवलप करने की पॉलिसी का कभी भी इनके द्वारा समर्थन नहीं किया गया। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये जो स्थायी रूप से जो परिवर्तन आते हैं वो शांतिपूर्वक किए गए तरीकों से ही आता है। आप बलपूर्वक अगर कोई परिवर्तन लाते हैं तो जैसे ही वो पक्ष जो कभी कमज़ोर था और आपके ताकतवर होने की वजह से उसने उस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया, तो आने वाले समय में जब वो खुद पावरफुल हो जाएगा, आप कहीं ना कहीं वीक हो जाएंगे, तो वो उन परिवर्तनों को मानने से मना कर देगा। जबकि शांतिपूर्वक जो परिवर्तन स्वीकार किए जाते हैं वो परिवर्तन लंबे समय तक स्थायी तौर पर और बड़े व्यापक तौर पर स्वीकार किए जाते हैं और शांति की वास्तविक स्थापना वहाँ हो पाती है, ऐसा मानना है मिस्टर गोखले का। तो ये जो परिवर्तन है दोनों की विचारधाराओं को लेकर, मैंने पहले भी कहा शिक्षा पद्धति को लेकर भी इनमें थोड़ा सा विरोधाभास रहा, जहाँ मिस्टर गोखले जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के विरोधी नहीं है, तकनीकी शिक्षा का वो भी समर्थन करते हैं, तो ये तो समानता हो जाएगी, लेकिन वो अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करते हैं। ये मातृभाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं, मातृभाषा के अलावा फिर हिंदी को देते हैं, फिर कहीं जाकर अंग्रेजी का समर्थन इनकी तरफ से आया नहीं है। हिंदी और मातृभाषा, ये कह रहे हैं अंग्रेजी भी चले क्या दिक्कत है, हिंदी भी चले क्या दिक्कत है, मातृभाषा भी चले कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के जो विचार हैं और इन विचारों में जो परिवर्तन है, इन परिवर्तनों ने ही कहीं ना कहीं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को एक तरह से कमज़ोर किया, या हम कह सकते हैं कि कमज़ोर उतना पावरफुल नहीं रहने दिया जितना शायद ये अगर एक साथ होकर प्रयास करते तो शायद ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रीय आंदोलन और ज़्यादा प्रभावी रूप से काम कर सकता था। आप देखिए कि इनके समर्थन में अगर मैं कहूँ कि और भी बहुत सारे अंतर आ सकते हैं जिनमें गोखले ने या उदारवादियों ने आगे अपने उत्तराधिकारियों को भी तैयार किया या इनकी सोच को आगे बढ़ाने वाले लोग भी रहे। लेकिन गोखले के बाद, लाला लाजपत राय की डेथ के बाद 1928 में उनकी डेथ हुई और साइमन का विरोध करते हुए और बिपिन चंद्र पॉल, ये सब इनके साथ ही इनका जो उग्रवादी जो धड़ा था वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो गया या हट गया। हालांकि क्रांतिकारी जो थे वो उग्रवादियों से अगली स्टेज पे थे, सैनिक विद्रोह सुभाष चंद्र बोस ने किया वो अलग स्टेज के थे, लेकिन जो उग्रवादी धड़ा था वो या उग्रवादी जो ग्रुप था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पीछे हट गया या कमज़ोर पड़ गया। इसका मतलब वहाँ पर भारत में उस समय उदारवादी मानसिकता का ज़्यादा प्रभाव रहा, तो उस प्रभाव का कहीं ना कहीं जिम्मेदार गोखले, दादा भाई नौरोजी और रास बिहारी बोस, फिरोज शाह मेहता और तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जो थे, इनके जो प्रभाव रहे, जॉर्ज जूल जो प्रारंभिक थे, इनके प्रभाव के कारण या कहें कि भारतीयों में भी सशस्त्र क्रांति या सशस्त्र विद्रोह के प्रति इतनी आस्था नहीं रही या उग्रवादी विचारधारा के प्रति इतना समर्थन नहीं रहा जितना कि उदारवादी विचारधारा के प्रति रहा। तो मेरा मानना ये है कि आज ही भारत की विचारधारा कहीं ना कहीं गोपाल कृष्ण गोखले से मिलती रही थी या उदारवाद से मिलती रही थी। और अगर हम कहते हैं कि मिस्टर मोदी की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उग्रवादी है, टिट फॉर टैट की नीति करते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली नीति रखते हैं, तो हम उनको देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इनकी नीति के दर्शन हो जाएंगे, और मनमोहन सिंह को देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनके दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्तमान में आप जब समस्या उत्पन्न खड़ी हो जाती है कि कैसे क्या करें, तो आप उन व्यक्तियों को देखें थोड़ा सा। ठीक है, बस अंतर इतना है कि उस समय ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए दोनों साथ थे, तरीके अलग थे, लेकिन आज ब्रिटिश सरकार जैसा कुछ नहीं है, लेकिन आज चुनौतियाँ वैसे बहुत सारी हैं, तो उनके प्रति जो नीतियाँ अपनाई जा रही हैं उसके आधार पर इन दोनों व्यक्तियों को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक अंतर। अब इस अंतर को देखें तो यहाँ पर तिलक का एक पोर्शन समाप्त होता है। अब हम देखते हैं कि एक और पोर्शन है कि तिलक का योगदान क्या रहा। तो तिलक के योगदान के बारे में चर्चा करने के साथ आज का आपका टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा और तिलक अपना स्थान वापस ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम गोखले की चर्चा करेंगे, तो देखते हैं हम तिलक का योगदान क्या रहा। ठीक है, और तिलक के योगदान को ध्यान में रखने के लिए हमें एक बार पूरा पाठ रिवाइज करना होगा, उसको देखते हैं, और पूरा पाठ रिवाइज करने के साथ हम तिलक के योगदान को देख लेंगे। तो अब हम आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं। आज का क्या, तिलक का ही मान लीजिए। हालांकि गांधी के साथ भी इनकी तुलना की गई है, तो वो गांधी के साथ और देख लेंगे।
कई बार एक प्रश्न आ ही जाता है कि तिलक या गोखले का योगदान बताइए। देखिए, अगर हम तिलक की बात करें तो जैसे हमने प्रारंभ में चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि तिलक जो है वो एक जिज्ञासु छात्र, जिज्ञासु मेधावी छात्र के रूप में भी रहे। उसके बाद उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना योगदान दिया, या शिक्षक के रूप में राष्ट्र के लिए एक अच्छा दायित्व निर्वहन किया जितना वो कर सकते थे। एक राष्ट्र के प्रखर प्रवक्ता कह दें या राष्ट्र हितों के लिए जो कट्टर राष्ट्रवादी व्यक्ति है वो कह दें, या एक जन जागरण का नेता कह दें, या अगर हम तिलक को अगर हम एक कुशल पत्रकार के रूप में स्थापित करें तो भी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि हम किसी तरह का कोई अन्याय कर रहे हैं। यानी तिलक ने जिस भी रूप में काम किया उन्होंने बेस्ट रूप से काम करने का काम किया। हम कह नहीं सकते, आप ये जानते हैं कि जो व्यक्ति एक गर्जना कर सकता है एक विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली प्रशासन शासन या साम्राज्य के आगे, तो आप समझिए कि उसने अगर मैं कहूँ कि जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ ते सिख कहलाएं, जो उनका डायलॉग रहा था, हालांकि मुझे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि मेरी मूल भावना है कि उन्होंने कहा क्या था, व्यक्ति ने भाव क्या था उनके कहने का, शब्दों की पीछे जो अर्थ छुपा है उसकी और मेरा ध्यान रहता है। तो ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि तिलक ने भी भारतीयों के जनमानस में उस ईसाईकरण, मिशनरीकरण या पश्चिमीकरण के विरोध में जब नारा बुलंद किया कि मैं स्वराज्य लेकर आऊँगा और स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो वहाँ से भारतीयों में भी स्वाभिमान की भावना का एक विकास हुआ। उन्होंने भारतीयों को विकसित करने की, या भारतीय जो कि याचक बन गए थे या उनमें वो भाव समाप्त हो गया था, उस भाव को वापस जागृत करने का काम किया। ये उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है और इस योगदान के कारण ही भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या क्रांति का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उन्हें कहा गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। इस व्यक्ति ने एक हम में जोश भरने का काम किया और हिंदुस्तानियों को जो बात चुभ सकती है, कहने का मतलब आप वहीं देखिए कन्हैयालाल सेठिया ने जो चूंट के भरे थे फतेह सिंह के, उन चूंटकियों की वजह से वो दिल्ली दरबार में जाने से पीछे हट गए थे। तो कहीं ना कहीं भारतीयों की हैबिट है कि जब तक उन्हें आक्रोशित नहीं किया जाए, उन्हें भान नहीं कराया जाए अपनी शक्तियों का, जैसे हनुमान जी को करवाया गया था जामवंत के द्वारा, और फिर तो उन्होंने कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी रावण की लंका में आग लगाने में, उसी तरह भारतीयों से भी अपेक्षा रखी गई और भारतीयों को जगाने का जामवंत रूपी काम तिलक ने किया था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें और उस पक्ष के रूप में रखें कि एक छोटी सी तिल्ली बड़े बारूद के ढेर को जला सकती है। अगर वो तिल्ली नहीं हो तो बड़े से बड़ा बारूद भी क्या होता है, बेकार हो जाता है। तो यहीं पर उस तिल्ली या उस छोटी सी चिंगारी का काम करते हैं मिस्टर तिलक। देखें, पहला योगदान राष्ट्रवाद का जन्म या जनक, या राष्ट्रवाद अब इसमें हम बात कर रहे हैं, हम कह दें कि तिलक ने जो उनकी रणनीति थी, उस रणनीति के आधार पर उन्होंने कहा कि भारतीयों की तुलना एक सोए हुए सिंह से की थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीयों में उत्साह का संचार किया किसने? तिलक ने। तिलक
कहीं भी पीछे नहीं हटते थे ब्रिटिश साम्राज्य से टकराने से। आप ये देखिए कि उन्हें पता था कि मैं जो खबर केसरी या इसमें छापूंगा उसका परिणाम मुझे कहीं ना कहीं जेल या किसी तरह के प्रतिबंध से झेलना के रूप में भुगतना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उससे पीछे नहीं हटते थे। तिलक ने भारतीयों में उत्साह का संचार किया, उन्हें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तैयार किया। हालांकि तिलक ब्रिटिश नीतियों का विरोध करते थे, लेकिन कैसे? समाचार के माध्यम से, किसी उदाहरण के माध्यम से, या भारतीयों को उनके प्रति जागरूक करके। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं। प्रत्यक्ष रूप से मतलब तिलक के रूप में नहीं, एक पत्रकार के रूप में। तिलक ने महाभारत, रामायण के उदाहरण दिए और उन उदाहरणों से स्पष्ट किया कि भारत क्या है, एक्चुअल में भारत कौन सा राष्ट्र है, हमारी भूमिका क्या है, हम वास्तव में क्या हैं और क्या कर सकते हैं। और उन्होंने छोटे छोटे राष्ट्रों का उदाहरण देकर भी भारतीयों में राष्ट्र के प्रति सम्मान व गौरव की भावना का विकास किया। यानी जो अंग्रेजी सरकार का कार्य था भारतीयों में हीन भावना भर देना, उस हीन भावना के विरोध में मिस्टर तिलक ने भारतीयों में गौरव और उत्साह की भावना का संचार किया। उन्होंने कहा कि भारतीय भी किसी भी प्रकार से अन्य सभ्यताओं की तरह या अन्य संस्कृति के लोगों की तरह कमजोर नहीं है। जितनी पावरफुल ब्रिटिश सत्ता है या ब्रिटिश अपने आप को समझते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा भारतीय क्षमतावान हैं, भारतीयों में उससे ज़्यादा कहीं क्षमता है, ऐसा मानते थे मिस्टर तिलक। और ये जब भाव होते थे या उनके जो भाषण होते थे या उन्होंने कांग्रेस की सभाओं में या जो कांग्रेस सम्मेलन होते थे उनमें जो भाषण देते थे वो जब, या अपने मानहानि मुकदमे जिस तरह से वो तर्क प्रस्तुत करते थे, उन तर्कों को देखकर कहीं ना कहीं उस शिरोल को इसलिए तो लगा कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है, किस तरह से ये आग लगा सकता है, किस तरह से इसमें असंतोष भरा हुआ है, तो वो उसे असंतोष कहते थे, हम उसको राष्ट्रवाद का नाम दे देते थे। ठीक है, तो इस तरह की भूमिका में उन्होंने रखा और तिलक को अंग्रेजी साम्राज्य में एक राष्ट्रवादी व्यक्ति का या कट्टर राष्ट्रवादी व्यक्ति का खिताब प्रदान किया जाता था। भारतीयों ने भी कहा और अंग्रेजों ने तो उन्हें दूसरे तरीके से कहा, असंतोष का जनक। दूसरा देखें, पहली बार स्वराज्य की जो अवधारणा थी उसको स्पष्ट किया। स्वराज्य की अवधारणा का विकास कर सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसा कि मैंने बताया कि स्वराज्य से मतलब उनका यही नहीं था, स्वराज्य का मतलब था व्यक्ति को जहां स्वधर्म पालन की स्वतंत्रता हो, ये उन्होंने कहा। अब इसको और स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि स्वधर्म से मतलब वो जो अपना विकास कर सकता है, यानी ऐसा राज्य जहां व्यक्ति अपना विकास किसी बाहरी दबाव के बिना अपनी इच्छा के अनुसार कर सके, ऐसा स्वराज्य बनना चाहिए। वहाँ किसी जातिगत भेदभाव को, सांप्रदायिक भेदभाव को कोई स्थान नहीं होगा।
वहाँ पर व्यक्ति, चाहे वो ब्रिटिश शासन हो या तो हम कहते हैं विदेशी शासन, चाहे स्थानीय शासन, स्थानीय, देशी और विदेशी, किसी भी प्रकार के शासक को जनता का या जनता पर अत्याचार करने की छूट नहीं दी जाएगी, ऐसा स्वराज्य है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय में ये बात कहना और उस समय इस तरह के विचार प्रस्तुत करना अपने आप में अनुपम था, क्योंकि सबका यही मानना था कि ब्रिटिश सत्ता, या तो कुछ लोग ब्रिटिश सत्ता के समर्थन में थे, ब्रिटिश सत्ता अच्छी है, ये परिवर्तन लाए हैं, भारतीयों का एकीकरण कर रहे हैं, संपूर्ण भारत में एक शासन व्यवस्था लागू, इस तरह समर्थन कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध ही कर रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ विदेशी सत्ता के विरोध तक ही सीमित है। जैसे ही बात आती है देशी राजाओं तक या स्थानीय जो प्रशासक हैं, जमींदार हैं, ये जिस तरह का विरोध कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, जनता पर कर लगा रहे हैं इतने ज़्यादा करो, क्योंकि आपको पता है बिजौलिया किसान आंदोलन भारत में चल ही रहा था उस समय, तो मिस्टर तिलक उनका भी विरोध कर रहे थे, जबकि इससे पहले सबका ध्यान केंद्रित है उसकी तरफ। वो कह रहे हैं कि अगर अंग्रेजों को हटाना प्राथमिक कार्य है तो देशी या स्थानीय शासकों के अत्याचारों को खत्म करना या उनको दूर करना उसका द्वितीय चरण होगा मेरे स्वराज्य का। और मेरा स्वराज्य ऐसा होगा जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने मानसिक और नैतिक चरित्र का विकास करने के लिए हर प्रकार की स्वतंत्रता मिलेगी, ऐसा मिस्टर तिलक ने कहा। ऐसी जब उन्होंने व्याख्या की तो और लोगों ने भी उसमें सुधार किया। उसके बाद आप देखेंगे गांधी ने भी अपने जो विचार प्रस्तुत किए उनमें राम राज्य या आदर्श जो राज्य था उसकी संकल्पना की, पंचायती राज, ठीक है, विकेंद्रीकरण या विकेंद्रीकृत सत्ता का विकास का विचार उन्होंने दिया। तो इस तरह की जो विचार थे वो तिलक कहीं ना कहीं उनमें बेस का काम कर रहे थे, चाहे गांधी के विचार रहे हों और चाहे आज किसी तरह की लोग विकेंद्रीकृत सत्ता या पंचायत जो काम कर रही है उसमें। तो स्वराज्य का अर्थ देकर उन्होंने भारतीयों को एक नई दिशा दी, नया एक मार्ग दिखाया जिसके माध्यम से आम जनता को या सामान्य जनता को भी भागीदारी प्रदान की जा सकती थी। तीसरा अगर हम देखें, आम जनता से जुड़ाव। आप देखिए तिलक का ये योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किस दृष्टिकोण से? क्योंकि भारत की इससे पहले की जो व्यवस्था रही है जिसको हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं, वहाँ पर वर्ण के अनुसार काम बांट दिए गए और एक वर्ण दूसरे वर्ण के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका खामियाजा हमें 1857 की क्रांति में भुगतना पड़ा था, हमने बात की। वहाँ पर सभी वर्गों ने भाग नहीं लिया, या अंग्रेजों ने कह दिया कि ये तो सैनिक विद्रोह था, सामंतों का विद्रोह था, इस तरह करके उसकी आलोचना करते हैं, जबकि वास्तव में ही था ही ऐसा। किसान पूरी तरह से एक तो पूरे भारतीयों ने भाग नहीं लिया, श्रमिकों ने इस तरह से भाग नहीं लिया, पार्टिसिपेट नहीं किया। कुछ असंतुष्ट सैनिकों का योगदान रहा, जिन जिन के राज्य छिन गए थे ऐसे शासकों का विरोध रहा। अगर ये विरोध हो जाता या आम जनता पूरी तरह से खुलकर सपोर्ट में आ जाती विद्रोहियों के, तो कांग्रेस रह पाते क्या? नहीं रह पाते। वहीं 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस भी काम नहीं कर रही है इतनी, या हम कहते हैं जब 1993 और 95 तक भी, मतलब कांग्रेस की स्थापना के लगभग 10 साल ये किसकी सरकार बनी रही? उच्च मध्यम वर्गीय की या शिक्षित वर्ग, जो उच्च शिक्षित वर्ग है। किसानों का कोई इससे सीधा कनेक्शन नहीं था, श्रमिकों का इससे कोई सीधा कनेक्शन नहीं था। श्रमिकों का तो विरोध करने की हिम्मत नहीं थी, या किसानों की विरोध करने की इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर सके। तो अब और जब तक आम जनता नहीं जुड़ेगी तब तक कोई भी आंदोलन सक्सेस नहीं हो सकता। आज हम जिस बहुमत की बात करते हैं वहाँ भी बहुमत उच्च वर्ग तो है नहीं, पार्टियों में जो उच्च स्तर पर जो नेता बैठे हैं क्या वही वोट डालते हैं? क्या उनके वोट से सरकार बनती है? बिल्कुल भी नहीं है। सामान्य जन जब तक भाग नहीं लेगा तब तक किसी भी सरकार का निर्माण नहीं हो सकता। तो ऐसे ही मिस्टर तिलक ने भी अपने गणेश और शिवाजी उत्सव के द्वारा
आम जन को जोड़ने का जो महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किया था उसे गांधी जी ने आगे नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी मार्च कहते हैं, नमक सत्याग्रह में आगे बढ़ाया। और इस योगदान के कारण ही हम कह रहे हैं कि गांधी जी मिस्टर तिलक ने कई ऐसे कार्य थे जिनकी शुरुआत उन्होंने की, लेकिन उन्हें आगे उनके पश्चातवर्ती कांग्रेसी नेताओं के द्वारा बढ़ाया गया। ठीक है, अब देखिए लाला लाजपत राय श्रमिकों के नेता थे। श्रमिकों ने जो संगठन बनाया उसकी अध्यक्षता ऑल ट्रेड यूनियन जो बनी थी, लेबर यूनियन जो थी, उसका अध्यक्ष रखा गया था लाला लाजपत राय, उनके द्वारा काम किया। तो मतलब कहीं ना कहीं जो उग्रवादी जो व्यक्ति थे ये भारत के जन सामान्य से जुड़े हुए लोग थे, और उन जन सामान्य के शामिल होने के बाद ही हमारी क्रांति में सक्रियता आई थी। या बहुत लेवल तक, उच्च लेवल से लेकर निम्न स्तर तक सभी व्यक्ति आंदोलनों में भाग लेते थे। आगे जो भी आंदोलन गांधी जी ने चलाए, राष्ट्रीय आंदोलन 3 थे उनके, उन तीनों आंदोलनों में हर तरह के व्यक्ति ने भाग लिया। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या आज़ादी सिर्फ एक वर्ग विशेष को चाहिए थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उससे पहले किसी ने प्रयास किया? ऐसा भी नहीं था। किसने किया पहली बार? तिलक ने प्रयास किया। तो इसलिए तिलक का ये योगदान है। एक प्रखर वक्ता हूँ, इस अभी देखते हैं उसमें आगे, और जनता से जुड़ाव ने भी तिलक के आंदोलनों को, या तिलक ने जनता को जोड़कर भारतीय आंदोलन में गति लाने का काम किया, या उनके जो अपेक्षाएं थी श्रमिकों की या किसानों की, उनको भी पहली बार तिलक सामने लेकर आए। कहने का मतलब तिलक के माध्यम से ये काम किया जा रहा था कि प्रत्येक वर्ग अपेक्षाएं रखे ब्रिटिश सरकार से। वो ब्रिटिश सरकार जो सोचती थी कि हमसे कोई असंतुष्ट नहीं है, या भारत का प्रत्येक वर्ग हमसे संतुष्ट है, उन मान्यताओं को हटाने के लिए, उनको गलत साबित करने के लिए तिलक ने हर वर्ग को साथ लेकर चलने का प्रयास किया। जहाँ हिंदू मुस्लिम भी एक वर्ग था, उनको तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1909 और 1919 में जो प्रयास किए, उससे पहले तिलक ने उन दोनों वर्गों को जोड़ने के लिए काम प्रारंभ कर दिया था। उसके प्रभाव के कारण ही, उनकी यूनिटी के कारण ही अंग्रेजों को दिक्कतों का सामना हुआ और उन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम शुरू कर दिया। फिर आगे देखें, राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखना। अब अगर इसको हम देखें तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तिलक ने क्या किया, कभी भी प्रत्यक्ष विरोध नहीं किया, खुलकर विरोध नहीं किया। मतलब उन्होंने शिवाजी और गणेश उत्सव प्रारंभ तो किए, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सत्ता की आलोचना का मंच नहीं बनने दिया। उन्होंने उसे सिर्फ क्या बनने दिया, भारतीयों में एकता स्थापित करने का माध्यम था। आम जनता जुड़े। लेकिन जैसे मिस्टर गांधी ने आंदोलन नेतृत्व किया, सरकार की नीतियों का सक्रिय या सत्याग्रह के माध्यम से जो विरोध करते थे मिस्टर गांधी, वैसा विरोध गांधी से पहले तिलक ने भी नहीं किया था। कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तिलक एकता स्थापित करते थे, नीतियों के बारे में प्रचार करते थे, प्रसार करते थे, लेकिन खुलकर कोई आंदोलन खड़ा किया हो, या पहली बार गांधी के असहयोग आंदोलन की तरह कोई आंदोलन खड़ा किया हो, ऐसा नहीं था। लेकिन उसकी नींव जो तैयार की, लोगों की मानसिकता को बदलने का, देखें तिलक ने कभी भी गांधी की तरह कोई प्रत्यक्ष आंदोलन नहीं किया। नहीं किया तो क्या करें, क्योंकि लोग नहीं जुड़ते थे, या उनके आपस के विवाद इतने थे। जैसा मैं बता रहा हूँ, उनकी आपस की विचारधारा इस तरह की थी। जब गांधी आए तो गांधी का एक ने, ठीक है ना, बहुपक्षीय नेतृत्व नहीं था। गांधी आए तो गांधी का ही नेतृत्व रहता था। तो अब वहाँ पर यूनिटी स्थापित हो चुकी थी। तो उस यूनिटी की नींव कहाँ तैयार हुई, तिलक के माध्यम से। देखें, लेकिन धार्मिक जो कार्यक्रम थे,
माध्यम से लोगों को जोड़कर आंदोलन की नींव रख दी थी उन्होंने। अब उस पर आप चाहे आंदोलन करें, चाहे उनको वापस भुला दें, पीछे ले जाएं, नींव अगर जैसी है, अगर नींव मजबूत है तो उस पर बड़े से बड़ा महल तैयार किया जा सकता है। ठीक है। तो जब गांधी ने देखा कि कांग्रेस की 1905 के बाद जो विभाजन हुआ था 7 में, उसके कारण वो जो फूट थी उसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया, तो गांधी ने आगे उसी आंदोलन को से प्रेरणा लेकर या उस काल से प्रेरणा लेकर कहा कि आगे आपस में कांग्रेस में कोई फूट नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद से आंदोलन एक व्यक्ति का, लेकिन नीतियाँ उन्होंने गर्मपंथी भी रखी, उदारवादी भी रखी। तो वो जो नींव बना गए थे वो लोगों को एक करके लोगों में प्रचार प्रसार किया, समाचार पत्रों के माध्यम से जो प्रचार प्रसार किया था उन्होंने राष्ट्रवाद का, शिक्षा के माध्यम से, राजनीतिक प्रशिक्षण देकर, मैंने कहा शिक्षा में उन्होंने कहा था राजनीतिक शिक्षा, तो राजनीतिक प्रशिक्षण देकर कार्यकर्ता तैयार कर दिए थे किसने? तिलक ने। उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक। गांवों से लेकर शहरों तक, पढ़ो लिखों से लेकर अनपढ़ों तक, व्यापारियों से लेकर श्रमिकों तक, इस तरह तक हर व्यक्ति को पता लगने लगा कि वास्तव में अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं या हमारे लिए बेनिफिशियली हैं। तो आगे देखें आप, तो इस तरह से अगर हम देखें तो मिस्टर तिलक का योगदान अविस्मरणीय है, उनके द्वारा जो नींव रखी गई है। और अब यहाँ पर और देख ले, प्रखर वक्ता, प्रखर व ओजस्वी वक्ता, निष्पक्ष, यानी डरते नहीं थे वो अंग्रेजी सरकार से। तो अंग्रेजी सरकार जहाँ गलत होती थी, सही का तो सवाल ही नहीं था, गलत जहाँ होती थी वहाँ पर वो बिना डरे या बिना पक्ष लिए उनकी कमियों को बाहर निकालने का काम करते थे। ऐसे तेजस्वी और ओजस्वी व्यक्ति का भारत में आगमन भारतीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण रहा। और इसके अलावा हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीयों को याचक से क्रांतिकारी बनाने वाला तेजस्वी व्यक्तित्व थे वो। राष्ट्र के जो व्यक्ति थे वो अपना आत्म बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते थे जब मिस्टर तिलक अपना भाषण देते थे। यानी तिलक के द्वारा जो नींव रखी गई, जो पराकाष्ठा परिश्रम की गई, उसका परिणाम रहा कि उनके स्वास्थ्य पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़े। उसके अंततोगत उनकी डेथ हुई 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। लेकिन कहीं भी उन्होंने इसका प्रभाव अपने कार्य प्रणाली पर या अपने कार्यों पर नहीं पड़ने दिया। जहाँ तक संभव हो सकता था वहाँ तक वो काम करते थे। जिस अवस्था में लोग संन्यास लेने की या घर में बैठने की सोचते थे, उस अवस्था में भी उन्होंने पुस्तकें लिखी। यानी एक अच्छे लेखक, वक्ता, राष्ट्रवादी कवि, राष्ट्रवादी लेखक होने के साथ साथ वो एक कोमल व्यक्तित्व के धनी भी थे। छोटी छोटी दिक्कतों से, आम जन की समस्याओं से वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते थे, आक्रोश आ जाता था। तो कई लोग उनके उग्रवादी विचारों को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में गलत धारणाएं रख लेते थे। जैसे मैंने बताया कि वो कहीं भी से भी समाज सुधार के विरोधी नहीं थे। समाज सुधार को लेकर उनका जो रवैया था वो ये था कि पहले राजनीतिक परिवर्तन होंगे, फिर समाज सुधार होगा।
क्योंकि राजनीतिक सत्ता जैसा चाहेगी वैसा परिवर्तन हो जाता है, और वो समाज के लिए अनुकूल हो या नहीं हो इसका निर्धारण करने वाला जो व्यक्ति है वो अगर राष्ट्र का निवासी नहीं है तो फिर किसी भी तरह से सत्ता का जो परिवर्तन होगा वो उपयुक्त नहीं होगा। अगर राजनीतिक सत्ता आस्था रखती है भारत में या भारतीय संस्कृति में और फिर परिवर्तन करती है तो वो परिवर्तन कहीं ना कहीं भारत राष्ट्र के लिए और भारतीय समाज के लिए उपयोगी होंगे, और अगर वो भारत के अनुकूल नहीं है तो फिर उसका विरोध मिस्टर तिलक के द्वारा किया जाना स्वाभाविक था। यानी पूरी तरह से भारतीयता का मिश्रण या भारतीय संस्कृति का मिश्रण या भारतीय राष्ट्रवाद का पोषक कहलाने वाला एकमात्र व्यक्ति थे मिस्टर तिलक। तो ये आज हमारा उनका टॉपिक हुआ हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम गोखले की बात करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे। वो उदारवादी थे, सीधी सी बात है, उनका अंतर भी आपने देखा था, उसकी चर्चा फिर करेंगे। तब तक के लिए आप अपने नोट्स तैयार रखें, छोटे छोटे प्रश्न से करें, फिर बड़े प्रश्न की ओर चलें, और कुछ नया आपको याद आता है तो उसको और ऐड कर लें, ठीक है। क्योंकि जब तक आपका कुछ क्रिएशन नहीं होगा तब तक आपको उसको वो चीज़ आपको अपनी सी लगेगी नहीं, और जब कोई चीज़ आप उसमें ऐड कर लेते हैं या कोई करेक्शन कर लेते हैं तो वो चीज़ आपको अपनी सी लगने लगती है कि हाँ इसमें हमने कुछ ऐड, तो वो आसानी से याद होता है, आपको यूज़फुल लगने लगता है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी के राजनीतिक गुरु को लेकर। तब तक के लिए तैयार रहें, लगे रहें, ठीक है।